बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो जजमेंट राइटिंग के हवाले से है। ख़ास तौर पर एएसजे के पेपर में हर साल और सीजे के पेपर में आलमोस्ट अगर आप कहें तो एक आध साल को छोड़कर बाकी तकरीबन हर साल क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग, दो चीज़ें जो प्रैक्टिकल में से आती हैं क्रिमिनल पेपर के अंदर, एक है चार्ज फ्रेम करना और दूसरी जो चीज़ होती है वो बेसिकली क्या होता है आपका जजमेंट राइटिंग का। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स यही दो होते हैं। जजमेंट राइटिंग आप कब कर सकते हैं? जब आपको किसी भी चीज़ के हवाले से उसकी जनरल प्रोविजंस का पता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहता है जी कि आप जजमेंट राइट करें एक्विटल की, या आप जजमेंट राइट करें कन्विक्शन की, या आप जजमेंट राइट करें अपील ग्रांट करने की या अपील रिफ्यूज़ करने की, तो आपको बेसिक कंसेप्ट होगा अपील ग्रांट करने का, अपील रिफ्यूज़ करने का। तो फिर अब इस बार जो एक करंट इशू, जैसे आपको पता है कि एक डिस्चार्ज हुआ पिछले दिनों परवेज़ इलाही साहब का सेक्शन 63 के मुताबिक। अब अगर इसके हवाले से मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि कोई ना कोई ऐसा करंट इशू जो गुजरा हो उसके हवाले से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि आपसे ये कह दिया जाए कि आप जनाब एक जजमेंट लिखें डिस्चार्ज ऑफ एन अक्यूज पर्सन की। जजमेंट लिखने का असूल बेसिकली ये है कि जिस जजमेंट के बारे में वो आपको कहे, ड्राफ्ट करने से पहले आप उसको एक पैराग्राफ में एक पेज पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब अगर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ वैसे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। डिस्चार्ज सेक्शन 63 हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली है क्या, ये किस स्टेज पर ये मजिस्ट्रेट ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है। अब आप सब लोगों को पता है कि जब भी किसी शख्स को क्या कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, और अरेस्ट उसको कैसे किया जाए, विदाउट वारंट। अगर किसी भी शख्स को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाए तो सेक्शन 60 कहता है कि आप उसको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे, और 24 फर्दर इसमें डिफाइन करता है कि आपके पास टाइम कितना है जनाब, 24 आवर्स का। जब किसी भी शख्स को विद इन 24 आवर्स अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करते तो उस सूरत में सीआरपीसी का सेक्शन 61 आपको ये कहता है कि आप उसको लेकर किसके पास जाए, मजिस्ट्रेट के पास जाएं। और जब आप उसको लेकर मजिस्ट्रेट के पास आ गए, आप कहते हैं जी कि अंडर सेक्शन 67 हमें इसका क्या चाहिए, रिमांड चाहिए। अब अगर कोई ऐसा जुर्म जिसका ट्रायल अंडर सीआरपीसी चलाया जा रहा है तो सेक्शन 167 कहता है कि रिमांड का जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना होगा, 15 डेज। और अगर ये केस किसी स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, एंटी टेररिज्म एक्ट, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस या एंटी करप्शन, तो उसमें ये जो आपका रिमांड है ये 90 डेज तक एक्सटेंड हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन प्रोविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। पहले नैब में 90 डेज था, भी उसको कम करके 30 डेज कर रहे हैं, बट जहाँ जहाँ पर 90 डेज है वहाँ पर 90 डेज का जो रिमांड होगा उसके कम से कम जो स्टेप्स बनते हैं वो 15-15, 30-30 दिन के बनते हैं। और जो हमारा सीआरपीसी में रिमांड है, क्योंकि मैक्सिमम अलाउड ही कितना है 15 डेज का, तो वो 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन इस तरह करके ग्रांट किया जाता है कि जी आप हमें कोई उसमें रिकवरी या कोई इम्प्रूवमेंट या कोई आप प्रोसीडिंग के अंदर शो करें कि आप एडवांस कर रहे हैं, तो हम आपको जो है मजिस्ट्रेट कहता है कि रिमांड देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और स्पेशल लॉज में जो जनरल रिमांड है वो होता ही कितने दिन का है, स्टार्ट ही कहाँ से होता है, पहला रिमांड ही क्या होता है, 15 दिन। जाए जनाब इसको लेकर चले जाएं। अब जो प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट है वो कुछ इस तरह की है कि इस स्टेज पर एक पावर मौजूद है मजिस्ट्रेट के पास, और वो पावर क्या है कि इवन मर्डर ऑफेंस है या कोई भी ऑफेंस है, अंडर सेक्शन 63 मजिस्ट्रेट एक स्पेशल ऑर्डर पास कर सकता है और स्पेशल ऑर्डर के जरिए से किसी भी शख्स को डिस्चार्ज कर सकता है इन दैट केस कि जिसके लिए इवन वो कॉम्पिटेंट नहीं है। उसमें भी मर्डर केस में मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है, बट अंडर सेक्शन 63 अगर वो मर्डर ऑफेंस में किसी को डिस्चार्ज करना चाहे तो कर सकता है। जितने आपके स्पेशल रेफरेंसेस होते हैं, एंटी करप्शन, नैब, एक्सवाइजेड, किसी के भी, वहाँ पर भी आपका मजिस्ट्रेट जो होता है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, वो तो स्पेशल कोर्ट का मैटर है। बट अगर इस स्टेज पर भी वो इस पावर को एक्सरसाइज करना चाहे तो कर सकता है, आज तक किया नहीं गया था। अब अगर कोई हिम्मत की गई है, हिम्मत की तो नहीं जाती, पाकिस्तान में कराई जाती है। वो पाकिस्तान की मिसाल मैं हमेशा सुनाता हूँ, कुछ इस तरह की थी, लाइन लगा दी जनाब, मैं लाइन लगाता हूँ, आप लोग ये लाइन तोड़ देते, आप दोनों ने ये लाइन तोड़ी हुई है। जो भी कल से इधर बैठेगा ना, नाम क्या तुम्हारा, बुरहान, और आपका, तो मैंने साथ बाजी लगा देना या उसको इस तरह चेंज करना कि आप वो फीमेल में बन जाएगा, आगे आपकी मर्जी है। जो इधर बैठेगा मैं लाइन लगाता हूँ कि इधर क्या है, वो लोग
जो समझ रहे हैं कि वो राइट पे बैठे हैं, लेकिन मेरे वो किधर होते हैं, लेफ़्ट पे। और यहाँ पे बेचारे जो लेफ़्ट पे बैठे होते हैं, पर मेरे लिए किधर हैं, वो राइट पे। अगर आपको समझ आ गया हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन लगा दी गई और लाइन के बाद एक तरफ बेचारे शोहर नामदार और एक तरफ उनकी खूनखार बीवियाँ खड़ी कर दी गई और ऐलान किया गया कि जो शख्स अपनी बीवी से नहीं डरता वो लाइन के उधर खड़ा रहे और जो बंदा डरता है वो लाइन क्रॉस करके अपनी बेगम के पास आ जाए। जैसे जैसे जिसकी नज़र अपनी बेगम शरीफ पे पड़ी उसने दौड़ लगाई और फ़ौरन लाइन के पार एक बाबा जी थे, वो लाइन के उधर ही खड़े रहे, कोई और लाइन के उधर नहीं था। लोग आए, उन्होंने कहा कि जनाब आपको अपनी बेगम से डर नहीं लगता? उसकी बेगम भी देखो तो उसकी बेगम भी माशाल्लाह क्या थी, हैवी ड्यूटी वहाँ पे खड़ी हुई थी। उनको तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा जी मेरी बेगम ने सुबह सुबह आते हुए कहा था अगर तुम अपनी जगह से हिले ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, तो मैं तो इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये भी जो फैसला आया मजिस्ट्रेट साहब ने 63 में जाके क्या किया है, डिस्चार्ज किया। और वो भी कैसे, किस मैटर को, स्पेशल कोर्ट के मैटर को। तो किया तो नहीं है, कराया गया होगा, बट हम तो खैर पढ़ते हैं कि कर सकता है, कर सकता है। एज पर लॉ सेक्शन 63 मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो स्पेशल ऑर्डर के जरिए से किसी भी ऐसे मैटर में जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, बट कॉग्निजेंस ले सकता हो। यहाँ पर ज़रूरी है कॉम्पिटेंट हो या ना हो, कॉग्निजेंस ले सकता हो। तो कॉग्निजेंस भी जनरल, एक तो वो है कि आपने किसी को पकड़ा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास ले गए, या किसी को पकड़ा और पकड़ के आप उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले गए, वो तो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता था, वो डिस्चार्ज नहीं कर सकता। डिस्चार्ज कौन करेगा? सिर्फ वो मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले सकता हो, कॉम्पिटेंट है या नहीं। तो ये 63 की पावर है कि जिसमें मजिस्ट्रेट, जब पुलिस आती है क्या लेने के लिए, अंडर सेक्शन 167 क्या लेने के लिए आती है, रिमांड। अगर वो CRPC है, अगर कोई और कानून है तो उसके जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है उसके तहत पुलिस आती है रिमांड लेने के लिए कि जी हमें 15 दिन का रिमांड दे दे, हमें 30 दिन का रिमांड दे दे। और मजिस्ट्रेट अगर ये समझता है कि यार ये केस तो फर्दर इंक्वायरी का केस है, यहाँ पर इस स्टेज पर रिमांड बनता नहीं है, पहले इनको क्या करना चाहिए, फर्दर प्रोबिंग करनी चाहिए। उस प्रोबिंग के बाद रिमांड हो या इन्वेस्टिगेशन में इस बंदे की ज़रूरत हो तो हो, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो 63 में उसको क्या कर देता है, डिस्चार्ज। कि जाओ पहले अपना केस मजबूत करके आओ, कोई एविडेंस इकट्ठा करके आओ, कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स के साथ आओ, तब मैं आपको रिमांड दूंगा। अदरवाइज ये बंदा, इस केस में आपका केस कच्चा है, अभी आप इन्वेस्टिगेशन भी इसमें स्टॉप कर दें। इतना बड़ा ये ऑर्डर होता है। बेसिकली इसको अगर आप इक्वेट करते हैं ना, तो जैसे हाई कोर्ट किसी भी आपकी FIR को क्वैश कर दे कि ख़त्म, किस्सा है ही नहीं इसमें, कुछ बनते नहीं, जो भाग जाओ। तो ये यही पावर है कि वो FIR को कहे सिरे से कि ख़त्म, कुछ हो सकता ही नहीं। जब FIR ख़त्म तो इन्वेस्टिगेशन खुद ब खुद क्या होगी, ख़त्म। दोबारा से जाओ, अपना केस बनाओ और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के ऊपर केस बनाकर लाओ। ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है, जो बहुत ही रेयरली मजिस्ट्रेट क्या करता है, यूज़ करता है। अगर करता है तो छोटा मोटा मामला, कोई 2, 4, 5, 6 महीने की सज़ा वाले छोटे मोटे मामला जो होते हैं उसमें जाके मजिस्ट्रेट क्या कर देता है, वो डिस्चार्ज करता है। लेकिन किसी भी ऐसे बड़े मैटर में मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज नहीं करता। तो यहाँ पे फिर वो चमत्कार हुआ जिसमें मजिस्ट्रेट ने क्या किया, अंडर सेक्शन 63 उसको डिस्चार्ज किया। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इस बार आपसे इस तरह कहे कि जनाब आप किसी भी अक्यूज़ के डिस्चार्ज का ऑर्डर लिखें। तो इसमें जो पॉइंट्स टू बी नोटेड है, जो देखे जाएंगे, वो ये है कि आपको ये पता है कि ये डिस्चार्ज उस स्टेज पर होगा जब आप लिखें कि प्रोसिक्यूशन मुझसे रिमांड मांग रही है और उसने रिमांड के लिए जो अभी केस आगे फॉरवर्ड किया है वो फर्दर इंक्वायरी का केस है। लिहाजा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस स्टेज पर ज़रूरी नहीं समझा कि इनको रिमांड दिया जाए, तो इस केस में मैं इस अक्यूज़ को डिस्चार्ज करता हूँ। तो वो तमाम चीज़ें उसने कंबाइन करनी है। वो 63 के अंदर जो अल्फाज हैं वो उसको लिखेगा और जो आपका रिमांड रिफ्यूज़ करने के जो ग्राउंड्स हैं वो उसमें लेकर आएगा। और वो क्या होंगे, सबसे बेहतरीन उसमें ग्राउंड्स क्या होते हैं कि फ़र्दर इंक्वायरी का केस है। अभी इसके अंदर बात, अभी जो जुर्म है वो तो इस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है, इस अक्यूज़ को जुर्म के साथ लिंक किया जा सकता ही नहीं, लिहाजा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो एक जजमेंट वो जो कल परसों गई, हम एक जजमेंट पढ़ते हैं, वैसे आप जल्दी जल्दी सुनते चले जाएँ, तो उसके बाद हम पेपर में देखेंगे कि जजमेंट कैसे लिखी जाती है। जजमेंट का ख़ास पैटर्न होता है, जब ड्राफ्ट आएगा ऊपर अदालत का नाम आएगा जो अदालत जजमेंट पास कर रही है। फिर उसके बाद जिस तरह आप कोई भी बेल पिटिशन लिखते हैं ना कि ऑफेंस का नंबर क्या है, FIR का नंबर क्या है, और उसके बाद 3rd नंबर पे आप उसको पुलिस स्टेशन वो लिखते हैं। फिर जजमेंट लिखी जाती है, उसमें जज अपने नाम से स्टार्ट करता है कि जी मेरे सामने क्या हुआ, ये लोग आए, इन्होंने ये मैटर मेरे सामने रखा है, FIR के ये फैक्ट्स थे।
फिर एफआईआर के फैक्ट से पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाले जाते हैं। वो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं, एविडेंस लिया जाता है, उसको अफर्मेटिव या नेगेटिव में आप डिसाइड करते हैं और एट द एंड आप जाके अपनी जजमेंट सुनाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड फैक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्विट करता हूँ या क्या करता हूँ, इसको कन्विक्ट करता हूँ, या मैं बेल ग्रांट करता हूँ या मैं इसको बेल क्या करता हूँ, रिफ्यूज़। बेल का ऑर्डर जब भी लिखेंगे, अगर ये चीज़ें मेरे पढ़ाने से ज़्यादा आपके ख़ुद पढ़ने से समझ आएंगी। और वो कैसे आएंगी, जितने बेल ऑर्डर्स होंगे, आप कोई भी बेल ऑर्डर उठा के पढ़ेंगे, वहाँ पर एक लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है, एक पैराग्राफ उसको होता है कि जी टेंटेटिव असेसमेंट। जो मजिस्ट्रेट होता है वो कहता है जी गॉन थ्रू द टेंटेटिव असेसमेंट। क्या होती है टेंटेटिव असेसमेंट? कि सरसरी जायज़ा। इनफैक्ट जो बेल और इस तरह की चीज़ें होती हैं, सारे कौन से जायज़े होते हैं? आपके सरसरी जायज़े। और जो रिमांड स्टेज होती है, ये वाली स्टेज होती है, इस पर तो मजिस्ट्रेट को आप जाकर कहेंगे जनाब ये देखें मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मजिस्ट्रेट का तो फिर की होया, आगे चल के देख लेंगे। और अगर कुछ स्पेशल कोर्ट का मैटर हो तो मजिस्ट्रेट साहब का पहला लफ्ज़ ही क्या होता है? भाई मैं तो इसमें इंटरफेयर कर सकता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मैटर किसका है? स्पेशल। तो अभी हिम्मत अगर हुई जनाब मजिस्ट्रेट साहब ने की, हम इस हिम्मत को थोड़ा सा दाब देते हैं, पढ़ते हैं। प्रेजेंट, जब भी इस किस्म का कोई ऑर्डर पास किया जाएगा उसके साथ क्या लिखा जाएगा? पहले प्रेजेंट कौन था। प्रेजेंट का मतलब क्या है? वकील किस किस का कौन कौन आया था। तो यहाँ पे अक्यूज था जी चौधरी परवेज़ इलाही इज़ इन कस्टडी है, लिखा जाएगा कस्टडी में है या नहीं है। लर्नड कौंसल राना इंतज़ार हुसैन जो आपके हैं मौजूदा, आपको पता है कि सदर साहब हैं बार के, तो ऐसे मुकदमों में वही लोग ही पेश हो सकते हैं और कोई बंदा तो पेश होता ही नहीं। उसके बाद जाम सलाहुद्दीन डायरेक्टर लीगल प्रोसिक्यूटर ऑफ द केस, इजाज़ रसूल चीमा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलॉन्ग विद रिकॉर्ड, इमरान रज़ा लर्नड ADPP फॉर द स्टेट। ये पहला पॉइंट जहन में रख लें कि जब भी आपकी कोई जजमेंट लिखी जाएगी, ऑर्डर लिखा जाएगा क्रिमिनल केसेस में, तो आपने जो पार्टीज़ और उनके एडवोकेट्स हैं उनका आपने क्या करना है? नाम लिखना है, उनकी पोजीशंस लिखनी है जी। हाँ जी, आयो ने क्या किया जनाब? इधर भी कहता जी कि आयो साहब ने चवल मार दी, सॉरी आयो साहब ने क्या की है? रिक्वेस्ट की है। क्या रिक्वेस्ट की है जी आयो साहब ने? आयो साहब हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर 14 days फिजिकल रिमांड ऑफ द अक्यूज फॉर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिकवरी ऑन द ग्राउंड दैट द प्रेजेंट अक्यूज अलॉन्ग विद हिज सन नेमली मुनस इलाही with the active connivance of Mahar Azmat Hayat XCN Highway have accorded permission of 4 projects relating to rehabilitation and construction of roads detailed in this request and has taken millions of rupees as kickbacks which is required to be recovered from his possession. Investigation of this case is yet to be completed, hence maximum physical remand may be granted। जी उसने 14 दिन का रिमांड मांग लिया है। साथ क्या कहा? अब बेसिकली जो चीज़ इससे हटकर आपने समझनी है वो क्या है कि शॉर्ट नरेटेड फैक्ट्स हैं जो रिमांड मांगते हुए वो बंदा बयान करता है कि जनाब ये वजूहात हैं, ये फैक्ट्स हैं, लिहाजा इस केस की तफ्तीश के लिए मुझे क्या चाहिए? रिमांड चाहिए। लर्नड लॉ ऑफिसर जाम सलाहुद्दीन AC आर्ग्यूड क्या किया जनाब? दैट मिलियंस ऑफ रुपीज़ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज़ बीन टेकन थ्रू किकबैक्स बाय द प्रेजेंट अक्यूज बिफोर ग्रांटिंग परमिशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। PEPRA rules were glaringly violated. Advertisements were issued without fulfillment of legal requirement. In most of the case, admin approval of the project were taken after publication in the newspaper. Only 2 firms were selected in the qualification process. और ये पूरी की पूरी किस्से कहानी उसने क्या कर दी? जो वकील है, डिपार्टमेंटल वकील है, जिस डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर मुकदमा चला रही है, एंटी करप्शन है जो भी, उसके वकील ने भी सारी किस्से कहानी यहाँ पे आके बयान कर दी। राना इंतज़ार साहब क्या फरमा रहे हैं जनाब? Rana Intezar Sahab, learned counsel for the accused on behalf of all other counsels, argued that the FIR has been lodged on the basis of source report but no source has been disclosed to the present accused। ये वो सरकारी बहस के फ़िक्रे हैं जो आपके किसी भी क्रिमिनल केस में यही ग्राउंड्स होते हैं जो आप उठाते हैं। यही चंद एक लिमिटेड ग्राउंड्स हैं जो आपकी हर क्रिमिनल पिटीशन में होते हैं। हर क्रिमिनल आर्ग्यूमेंट इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस करता है कि जब भी कोई सोर्स रिपोर्ट, अब इसमें अगली बात आ जाती है, सोर्स रिपोर्ट को डिस्क्लोज करना या ना करना, यह जिक्र कब होगा? अगर तो वो कोई ऐसा केस ले जाए जो आर्टिकल 8 कानून शहादत ऑर्डर की प्रिविलेज कम्युनिकेशन में चला जाए, तो वहाँ पर सोर्स डिस्क्लोज करने के वो जिम्मेदार नहीं है। अगर वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में फॉल नहीं करता तो फिर उनको क्या करना चाहिए? सोर्स डिस्क्लोज
यहाँ पे उसने पहला ऑब्जेक्शन लगाया जी सोर्स डिस्क्लोज नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 5 FIRs हैव बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट द प्रेजेंट अक्यूज फॉर मिस यूज ऑफ हिज अथॉरिटी बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब in order to take kickbacks and illegal gratification, and same allegation is made in all FIR number 6 of 2023, 7 of 2023, उसके बाद 12 2023 और उसके बाद 6 2023 और 7 2023। दो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पर FIR का नंबर लिखा कि कौन कौन सी FIR में क्या क्या इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाया गया है। तो जनाब आगे इसमें फर्दर कुछ वो केस शेस रिपोर्ट करेंगे, PLDs CLDs कुछ जो रिपोर्ट हुई। क्या रिपोर्ट हुई जनाब? कहता जी एक रिपोर्ट है जी PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595, ऑल द एलिगेशंस मस्ट बी मेंशन्ड इन द FIR एंड रिमेनिंग FIR हैव नो वैल्यू। ये किसी को जजमेंट याद है? 2018 सुप्रीम कोर्ट 595, किसी को याद है? ये कई बार मैंने रिपीट की है। आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है जो कि सेकंड FIR को क्या कर देती है, बैन करती है कि सेम फैक्ट्स के ऊपर सिर्फ कितनी FIRs हो सकती हैं? एक। उसने सेकंड यहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस की कि केस एक है, एलिगेशन सेम है और सेम एलिगेशन के ऊपर कितने FIR लॉन्च किए गए डिफरेंट पुलिस स्टेशन में? 5। तो लिहाजा बाकी सारे आप FIRs को ख़त्म कर सिर्फ इसको किसी FIR में लेकर आए, एक। कोई और सेकंड FIR लॉन्च हो सकती ही नहीं है। फिर उसके बाद है जनाब कि कोई भी नो फोर्स डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द प्रेजेंट अक्यूज, ही इज़ नॉट सिग्नेटरी ऑफ द एनी ऑफ द चेक इशूड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। कि जी ना तो इसने कोई चेक इशू किया, वो तो किसने किया है? डिपार्टमेंट में। तो पहले नंबर पे तो आप किसको पकड़े? उस डिपार्टमेंट को। टेंडर नोटिस किसके नाम से जारी हुआ है? डिपार्टमेंट। तो आप किसको पकड़े जाके? पहले उधर प्रूफ करें कि वहां पर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है। और मजे की बात, जो इतनी बातें ये वाकई वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर ये XYZ केस हो तो मजिस्ट्रेट साहब इससे भी ज्यादा वैलिड पॉइंट्स को कभी उसमें लिखते हैं ही नहीं। एक पैराग्राफ सादा सा आसान सा कि जनाब केस इन्वॉल्व्स द मैटर विच इज़ पेंडिंग जुरिस्डिक्शन इन द स्पेशल कोर्ट्स, हेंस एट दिस स्टेज हम इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, रिमांड ग्रांटेड। ये सादा सा फिक्रा होता है आम किसी भी केस में। जब आप 63 के ऊपर लंबी बहस करें, आगे से अदालत कहती है कि नो नीड, इधर इस स्टेज पे हो सकता ही नहीं। यहाँ पर वो कितनी अरक्रेजी कर रहे हैं जनाब। फिर आगे, in all 4 projects the CNW department have been investigated, no date time and place of receiving the amount is mentioned। कि आपने कोई भी डेट शेट नहीं लिखी कि कब पेमेंट ली, कितनी पेमेंट ली, क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद जनाब मिनिस्टर ऑफ पंजाब चौधरी परवेज इलाही, द प्रेजेंट अक्यूज हैज़ रिसीव्ड द किक बैक्स और ब्राइबरी फ्राम एनी पर्सन, देयर इज़ नो प्राइवेट कंप्लेंट इन दिस केस। कोई भी प्राइवेट कंप्लेंट नहीं आई इनके खिलाफ ब्राइबरी की। और उसके बाद इवन द सेकंड कंपनी हु हैज़ बीन अलेजली डिप्राइव्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन ओपन बिडिंग हैज़ नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड। आपने खुद कहा कि जी 2 कंपनियां थी, दोनों में से एक को मिला और दूसरे को नहीं मिला, तो दूसरी कंपनी को भी तो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो एग्रीव्ड होते, वो आके कहते हैं जनाब जो बिडिंग हुई थी वो क्या हुई थी? गलत। तो उस कंपनी ने भी कोई बिडिंग पर एतराज़, या जो बाकी कंपनियां ड्रॉप हुई थी किसी ने भी कभी भी इस बिडिंग के ऊपर कोई भी एतराज़ नहीं किया। तो क्या हुआ जनाब, अब इसमें अगला फिक्रा जो बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके 4 नंबर होते हैं, और इसके बाद वो जज साहब डिसाइड करते हैं, आपको जो पेपर चेक करते हैं कि आपको नंबर देने हैं कि नहीं देने। दोनों पार्टियों की बात आपने सुन ली। तो एक छोटा सा फिक्रा होता है, आर्ग्यूमेंट्स हर्ड रिकॉर्ड परसूट, इसी लफ्ज़ के साथ लिखना ज़रूरी होता है। फैक्ट्स लिखे, कंप्लेनेंट साइड का वर्जन दिया और अक्यूज साइड का वर्जन दिया, और अब आपने इनकी बात को कर दिया क्लोज। किस तरह क्लोज करना है कि आर्ग्यूमेंट्स हर्ड रिकॉर्ड परसूट, जो भी ऑर्डर जजमेंट आएगी उसका पैटर्न क्या होगा कि सबसे पहले आप जो डिटेल्स ऊपर वो दे देंगे, फिर आप अक्यूज जो आपका प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट साइड है उसके आर्ग्यूमेंट नोट करेंगे, फिर आप अक्यूज के आर्ग्यूमेंट, और फिर आप अपना बयान देंगे, एक स्टेटमेंट देंगे कि मैंने दोनों के आर्ग्यूमेंट क्या कर लिए हैं, हर्ड रिकॉर्ड परसूट, दोनों चीज़ें लिखना चाहिए। फिर क्या हुआ जनाब, अब यहाँ पे जो अगली जो आपको मैंने कहा था कि मेहनत जो नज़र आएगी, Pursuit of the record reveals that as per allegation in the FIR against the accused in that which the connivance of Mar Azmat Hayat Action जो डिवीजन गुजरात है allocated construction and rehabilitation project of the road in Gujarat in the above said 4 project bogus payment were made। अब वो उस कहानी को अपने अल्फाज में लिख रहे हैं कि जी मुझे ये समझ आई है कि यहाँ पर बोगस पेमेंट वगैरह का इल्ज़ाम लगाया गया कि ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर क्या हुआ जनाब, कहते हैं जनाब के
परवेज इलाही द प्रेजेंट अक्यूज अलॉन्ग विद 8 अदर पर्सन एंड हिज FIR वाज रजिस्टर्ड, इट इज नॉट वर्दी हेयर। अब वो बातें बता रहे हैं दैट द CNW डिपार्टमेंट विच इज ऑपरेटेड थ्रू सेक्रेटरी CNW एंड हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स इन कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन हैव नॉट कंडक्टेड एनी इंक्वायरी ऑफ द प्रोजेक्ट टू अनरीथ द। अब ये जज साहब फरमा रहे हैं कि जी पहला नंबर तो ये है कि CNW डिपार्टमेंट ने खुद कोई इंक्वायरी इसके ऊपर नहीं की। उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो पहले तो उनको इंक्वायरी करना चाहिए कोई ऐसी किसी किस्म के एम्बेजलमेंट हुई है या नहीं हुई। फिर क्या हुआ जनाब, फिर द स्कीम नंबर 3 विच इज मेंशन इन द FIR ट्रांसफर्स दैट द एडवर्टाइजमेंट वाज इशूड ऑन 20/1/2022, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वाज टेकन ऑन 20/10/2021, 5 कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन बिडिंग प्रोसेस, वर्क ऑर्डर वाज रिलीज्ड ऑन फलां एंड फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट। पूरी तफसील जज साहब ने दी है कि जनाब क्या क्या हुआ था। एवं आप चौधरी साहब मासूम हैं, इसके ऊपर इल्ज़ाम आप ना लगाएं। ये चौधरी साहब के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाकर बहुत ज़्यादा क्या किया है, गलत किया है। फिर क्या हुआ जनाब, and dissolve the provincial assembly on 12/1/2023, therefore he cannot be held responsible for the above mentioned payments and allocation of the project. It is interesting to mention here, उसने मज़े की बातें भी बताई हैं जज साहब ने, ठीक है। क्या है जनाब, it is interesting to mention here that 2 payments were released in one project after the dissolution of the assembly in the period of the present caretaker chief minister of the Punjab on 17/1/2023. It is also interesting to mention here that the performance guarantee is one of the project was also released by present regime. By this fact has not been investigated. उसने कहा जी 5 इल्ज़ाम लाए ने, दरमियान में से जो 2 इल्ज़ाम है वो तो पेमेंट्स भी कब जारी हुई हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, तो लिहाजा आप उसको किस तरह रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं कि जब उसने पेमेंट तो रिलीज़ की नहीं है। और उसके बाद जो पेमेंट की गारंटी परफॉर्मेंस गारंटी वो भी इस हुकूमत ने ली है, तो मतलब आप उसको भी तो इन्वेस्टिगेट करें कि जो नए वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने ये काम किस तरह किया। So far as the role of the present accused is concerned, neither the signatory of any document nor issued any check, and it is hard to believe that he is connected with the ex-CNW department. कोई जनाब हो ही नहीं सकता कि वो 109 में अबैटमेंट में या किसी भी तरह इस मामले में इन्वॉल्व हो। लिहाजा क्या है जनाब, द पर्सन हु रिलीज सच ह्यूज अमाउंट थ्रू चेक्स टू द कॉन्ट्रैक्टर्स हैव नेवर बीन इन्वेस्टिगेटेड। उस बंदे को पकड़े जिसने CNW डिपार्टमेंट में क्या किया था, चेक जारी किए थे। चौधरी साहब को आप हाथ मुफ्त में आपने चौधरी साहब के दरवाजे तोड़े हैं, कितनी बार नुकसान किया है, उनके घर के बाहर आप खड़े रहे हैं, रात को आपने उनको सोने नहीं दिया। कभी सुनने में आता था कि गर्ल्स कॉलेज में वो छुपे हुए हैं, कभी सुनने में आता था कि साथ किसी और बिल्डिंग में वो छुपे हुए हैं। इतने दिन आपने उनको बिला वजह क्या किया जनाब, तंग किया है। तो जो आपने चौधरी साहब को तंग किया वो आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो फिर सारे हालात में आखिर पे चलते हैं जनाब। क्या कहा, On the one hand, the prosecution stated that the bogus entries have been made in measurement book of the projects and got released huge amount from public access, but no other hand they are not investigating. The person who have made these entries got them verified from the concerned authority and countersigned by the superior officers. कि आप चौधरी साहब को तो पकड़ रहे हैं लेकिन आप उन लोगों को नहीं पकड़े जिन्होंने वो एंट्रियां की थी, जिन्होंने वो चेक जारी किए थे, तो उनको भी आप पकड़ कर लाए तो फिर आपकी तफ्तीश क्या होती है, पूरी होती है। लिहाजा क्या है, in these circumstances the allegations leveled against the accused Chaudhry Parvez Ilahi, ex-chief minister of the Punjab, is not well founded. As per the investigation and inquiry produced before ACE, the matter requires further probe and inquiry before leveling any allegation against the present accused. Therefore, at this stage, he cannot be remanded to the custody of the ACE for the investigation, as the above mentioned circumstances clearly transpires that no incriminating material is available on the file to connect him with this case. Therefore, the present accused Chaudhry Parvez Ilahi is discharged. ठीक हो कि जनाब, जितने भी केस हैं सबसे उसने क्या किया, डिस्चार्ज किया। जज साहब का, मजिस्ट्रेट साहब का नाम भी इसमें लिखा हुआ है, जिन्होंने 2/6/2023, क्योंकि यहाँ पर जज साहब का नाम लिखा होना XYZ करके, उसके ऊपर आपके XYZ वाले सिग्नेचर और नीचे उसमें मजिस्ट्रेट साहब की जो पावर शावर सेक्शन 30 है या नहीं है, क्लास 1 जो भी है वो साथ लिखा होना ज़रूरी होता है। तो ये तो खैर जजमेंट थी, लेकिन जो भी जजमेंट लिखेंगे तरीक़ाकार क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, कितने इसके मेन हेड्स बनते हैं। पहला, इसका जो आपका हेड बनेगा अदालत का नाम, और उसके बाद इसमें क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, जो आपके केस की डिटेल्स और जो वकला वहाँ पे प्रेजेंट थे उनकी डिटेल। आगे वो जजमेंट है, ऑर्डर है, वो लिखा जाएगा। सबसे पहले कंप्लेनेंट साइड का वर्जन एक पैराग्राफ में, अक्यूज साइड का वर्जन दूसरे पैराग्राफ में। उसके बाद रिकॉर्ड को आपने क्या किया, हर्ड एंड परसूट किया, तीसरा। चौथे में जज साहब ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है वो, और 5वें पैराग्राफ में वो फाइनल अपना जजमेंट और ऑर्डर सुनाएंगे। किस ज़ुबान में होगा, इंग्लिश और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होगा। ट्रांसलेशन वगैरह किस जगह पे अनाउंस किया जाएगा, ओपन कोर्ट में अनाउंस किया जाएगा।
फर्दर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इनफैक्ट है 366 से लेकर 377 तक। अब आप खोल लें जनाब, ये जो भी आपके ऑर्डर्स जजमेंट्स पास होते हैं वो 366 से लेकर 373 क्या है? मोड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट, द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन शैल बी प्रोनाउंस और द सबस्टांस ऑफ सच जजमेंट शैल बी एक्सप्लेन्ड। जो भी जजमेंट पास की जाएगी वो पढ़कर सुनाई जाएगी और उसकी तशरीह की जाएगी कि इसका मतलब क्या है। जजमेंट के हवाले से एक छोटी सी चीज़ आपने जहन में रख लेनी, और वो ये है कि अगर जजमेंट ऑफ एक्विटल है, इट मे बी प्रोनाउंस्ड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज बट द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन शेल बी, वहाँ पे मे है और यहाँ पे क्या है? शेल। जो कन्विक्शन है शेल बी प्रोक्लेम्ड, या वो आपकी अनाउंस की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज, के कहीं वो जजमेंट सुन के भाग ना जाए, छुप ना जाए। तो अगर वो होगा तो उसके सामने आपने उसकी जजमेंट सुनानी, नहीं तो उसकी जजमेंट आपने नहीं सुनानी। तो क्या है जनाब, इन ओपन कोर्ट होगा और लैंग्वेज जो है जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसमें। तो जो भी आपकी जजमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, कहाँ पर सुनाई जाएंगी? ओपन कोर्ट में सुनाई जाएंगी। और उसमें जो आपका लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगा वो क्या होगा? जो प्लीडर और अक्यूज समझता हो, अक्यूज या उसका वकील समझता हो उस जुबान में। इंग्लिश की समझ नहीं आती तो आपने किस जुबान में सुनाना, उनको उर्दू में पढ़ के सुनाना है। फिर उसके बाद अक्यूज क्या है जी? शैल इफ इन कस्टडी बी ब्रॉट अप, if not in custody be required by the court to attend to hear judgment delivered except where the personal attendance during the trial has been dispensed with and the sentence is one of the fine only or he is acquitted। बात क्लियर होगी जनाब? कहता है जी कि पहले तो ये है कि जो भी जजमेंट होगी आपकी कहाँ पे होगी? ओपन कोर्ट में होगी। दूसरी बात, लैंग्वेज इसकी कौन सी होगी? इंग्लिश होगी, या क्या होगा? लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। लेकिन मजीद क्या उसने कहा कि वो लैंग्वेज जो कि कौन अंडरस्टैंड करता है? अक्यूज या उसका प्लीडर। और कहता है जी कि जो भी आपकी जजमेंट होगी ना, अगर तो जजमेंट है फाइन की या जजमेंट है किस चीज़ की? एक्विटल की, और ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें अंडर सेक्शन 205 या अंडर सेक्शन 540A आपका जो अक्यूज है उसको हमने क्या कर दिया था? डिस्पेंस विद। यानी कि ये डिस्पेंस विद, अब अगेन ये चीज़ कहाँ पर जाकर आपने लिखनी है? ये अगेन इसको लिंक करें ट्रायल इन एब्सेंशिया का। क्यों ट्रायल इन एब्सेंशिया के साथ लिंक हो गया? कि दोनों प्रोविजंस ये हैं कि जहां पर उसको डिस्पेंस विद किया आपने अक्यूज को कि ठीक है तुम्हारी एब्सेंस में ट्रायल चल सकता है, जहां पर उसकी एब्सेंस में ट्रायल चल सकता है और वहां पर जजमेंट रिजल्ट कर रही है किस चीज़ में? एक्विटल में या फाइन ऑनली में, तो उसको बुलाने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर जजमेंट किसकी है? कन्विक्शन की, तो आपने चाहे उसको क्या किया हुआ है? डिस्पेंस विद, उसकी प्रेजेंस वहां पर जरूरी है। लैंग्वेज क्या है जी जजमेंट की? कंटेंट ऑफ जजमेंट क्या है? एवरी सच जजमेंट शैल एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट बी रिटन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। फिर वही बात है कि एविडेंस भी उसने रिकॉर्ड करना, जजमेंट भी किसने रिकॉर्ड करनी है? जज साहब ने रिकॉर्ड करनी है। और अगर वो वाली कल वाली बात क्या थे? जज साहब ने किया है हाथ टूटे हुए ने, या क्या लगी हुई है जज साहब के हाथों? फिर मेहंदी लगी हुई है। तो फिर जज साहब तो नहीं होंगे, जज साहिब। जज साहिबा के हाथों पर अगर मेहंदी लगी हुई है या हाथ टूटे हुए हैं जजों के, तो फिर क्या होगा? फिर वो उसको डिक्टेट करेगा और जो रीडर होगा वो उसको क्या करेगा? लिखेगा। उसके बाद ओपन कोर्ट में उसको प्रोनाउंस करने से पहले उसके ऊपर साइन वगैरह भी होंगे। फिर ओपन कोर्ट में उसको क्या किया जाएगा? जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, पढ़ के सबको सुनाया जाएगा। जजमेंट के अंदर जैसे भी आपको मैंने कहा कि आपने क्या करना है, जजमेंट के हेड पे क्या लिखना है? ऑफेंस, FIR का नंबर और उसकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन की केस की, और नीचे आपने फैक्ट्स में क्या लिखना है? जो FIR के कंटेंट होते हैं कि ऑफेंस कब कमिट हुआ, कब रिपोर्ट हुआ, तमाम बातें, वो बातें यहाँ पर लिखी हैं। इट शैल स्पेसिफाई द ऑफेंस इफ एनी ऑफ विच एंड द सेक्शन ऑफ द PPC और अदर लॉ अंडर विच द अक्यूज इज कन्विक्टेड एंड द पनिशमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड। ये सब कुछ आपने कहाँ पर लिखना है? जजमेंट के अंदर लिखना है। जजमेंट इन अल्टरनेटिव क्या होगी जनाब? when the conviction is under the Pakistan Penal Code and it is doubtful under which of two sections or under which of two parts of the same section of that code the offence falls, the court shall distinctly express the same and pass judgment in the alternative। ये कहाँ पे होगा? कि जहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि उसने थेफ्ट किया, एक्सटॉर्शन किया या रॉबरी किया या वहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी का ऑफेंस है या मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, तो वो जजमेंट इन अल्टरनेटिव देगा कि जी यहाँ पे फैक्ट्स आर नॉट क्लियर बट जुर्म तो इसने किया, रिकवरी इससे हो गई है, लिहाजा इसको जो सज़ा है इस नहीं तो इस जुर्म में इसको क्या दी जा रही है? सजा दी जा रही है। फिर उसके बाद इफ इट बी अ जजमेंट ऑफ द एक्विटल इट शैल स्टेट द ऑफेंस विद द अक्यूज इज एक्विटेड एंड डायरेक्ट दैट ही बी सेट एट लिबर्टी। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? ये प्रैक्टिकल जजमेंट राइटिंग में आपने ख्याल करना है कि अगर आपने उसको, ये इसके ऊपर 5 नंबर कट जाते हैं। जजमेंट थी एक्विटल की, आपने आखिर पे जाके लिखा कि जनाब ये जो सारी बहस हुई है ना इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इज हेयर बाय एक्विटेड। और आखिर पे अगर आपने ये ना लिखा कि बी सेट एट लिबर्टी, तो वो कहेगा चलो जी भाग जो 5 नंबर आपके कट के, क्योंकि जजमेंट में अगर एक्विटल की जजमेंट है
तो उसमें जब तक आप सेट एट लिबर्टी नहीं लिखेंगे तब तक इसका जो आगे रोबकार है वो जारी नहीं होगा, इसको सेट एट लिबर्टी नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एंड द कोर्ट सेंटेंसेस हिम टू एनी पनिशमेंट अदर देन डेथ एंड कोर्ट शैल इन जजमेंट स्टेट द रीजन व्हाई सेंटेंस ऑफ डेथ वाज नॉट पास्ड। अगर 302 उसको आप बी में या सी में कन्विक्ट करते हैं तो उस सूरत में लिखेंगे कि डेथ सेंटेंस क्यों ग्रांट ना की गई, क्यों अवार्ड ना की गई, इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों दी गई। आप इसका रीज़न लिखेंगे कि क्या रीज़न था जिस वजह से आपने इसको लेसर पनिशमेंट ग्रांट की है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड द ऑर्डर अंडर सेक्शन 118 और सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 शैल बी डीम टू बी अ जजमेंट। और सेंटेंस ऑफ डेथ क्या है जी, व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ द डेथ सेंटेंस शैल बी डायरेक्टेड दैट ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। तो जब किसी को आपने फांसी की सजा सुनानी है तो उसमें क्या करना है, आपने सुनाना है कि जनाब हैंग्ड टिल डेथ। अरे इसके बारे में बड़ी जो कहानियां सुनते हैं ना, जब हम लॉ पढ़ रहे थे तो हमें किसी ने बाबा जी की चलाकियां एक वो सुनाई जाती थी अक्सर, क्योंकि बाबा जी की वकालत नो डाउट बड़ी मशहूर थी। कायद आज़म साहब की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने इसके साथ रिलेट किया हुआ था। कुछ जो पुराने टीचर्स थे उन्होंने क्या कहा जी, वो इस तरह हुआ था कि एक बार एक बंदे को बाबा जी उसका केस लड़ रहे थे और बंदे को क्या हो गया, जैसे अक्सर आपने बाबा जी के वो केसेस के हवाले से हमेशा वो जो क्या नाम है काजी इलमदीन शहीद का केस पढ़े कि जी उसने क्या किया था, उसने आकर सबके सामने अपने जुर्म को क्या कर लिया था, कबूल कर लिया था। और कायद आज़म अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वो केस आ रहे हैं। यार ये कौन सी बातें हैं ज़बानी जज्बाती, आप जाकर उसको जजमेंट उठा लें। जब उठाएंगे तो उसमें उसको वो, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, चार्ज में क्या होता है, ट्रायल चलता कब है, उसमें क्या होता है प्लीड गिल्टी नॉट प्लीड गिल्टी, तो सीधा लिखा हुआ नॉट प्लीड गिल्टी, तो क्या मतलब हुआ, चार्ज फ्रेम हुआ, नॉट प्लीड गिल्टी हुआ। तो आगे क्या चला, एविडेंस, उसके ऊपर जाकर उसको क्या हो गई सजा, कन्फेशन पर सजा नहीं हुई, नॉट प्लीड गिल्टी पर सजा है। तो उधर भी जो कहानियां इसमें लगाई जाती है वो क्या है कि जनाब वो सजा होगी उसको फांसी की। तो बाबा जी ने कहा आपने टेंशन बिल्कुल, मैं आपको बचा लूँगा। अच्छा जी, फांसी घाट तक बात चली गई, सारे वो जो उसके मोक्कलीन थे बड़े परेशान हो गए, मैं कह रहा हूँ मैं बचा लूँगा। लोग कहते हैं जनाब फांसी की सजा हो गई है आपको। उसने कहा जी मैंने जब कह दिया तो बचा ला। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ जनाब, कहते जब उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया, बाबा जी साथ ही खड़े थे, जैसे उन्होंने तख्ता खींचा बाबा जी ने फ़ौरन उसको जफ्फी डाल के, अब बंदा पूछे बाबा जी सेहत है जफ्फी डाल के किसी को, हो तो ये सकता था कि बाबा जी खुद साथ लटके जाते, तो बाबा जी ने जफ्फी डाल के उसको क्या कर दिया, साइड पे कर दिया जनाब। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं कायद आज़म की कम्पिटेंसी पे शक करूँ। जो लोग ऐसी चीज़ें नरेट करते हैं फेक और बोगस, जैसे आप अक्सर देखते हैं ना कि उलमा कराम बैठे होते हैं और औलिया के साथ बड़ी फेक बातें रिलेट कर रहे हो, तो इसमें ये नहीं है कि इसमें इनफैक्ट वो उसका फ़ायदा नहीं कर रहे, वो उस हस्ती का भी क्या कर रहे होते हैं, नुकसान कर रहे होते हैं, कि जो लोगों के जहनों में उसके बारे में शकूक पैदा कर देते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। तो खैर यहाँ पर ये कहानी रेट, इसकी असल कहानी क्या थी, असल ऐसी कोई कहानी नहीं थी। आल दो पहले ऐसा नहीं लिखा हुआ था हैंग टिल डेथ, उसमें होता यह था कि अब लाजमी तो नहीं कि सारे जो लोग जिनको फांसी लगाया जाए वो इस जैसा हो, हाँ, या किस जैसा हो, वो भाई बैठा हुआ, वो नाम क्या तुम्हारा नाम क्या है, वो जो ऐसे नजर ही नहीं आ रहा जो, हाँ तुम पीछे दे रहे हो, सबसे कमजोर, टेबल पे खड़े होकर दिखाओगे तुम कैसे हो, नाम क्या है तुम्हारा, अली बख्श। अब सारे ऐसे तो नहीं होंगे, मुझे मेरे जैसे भी होंगे ना 120 किलो वाले, तो क्या होगा, फट्टा खींचा रस्सी टूट गई। अब रस्सी टूट गया तो हैंग तो हो गया। अगर आपने कहा था कि जनाब इसको हैंग करे, ऐसा हुआ कई केसेस में कि यह तख्ता नहीं खींचा गया, या इसमें बेसिकली होता यह है कि जो मौत होती है ना ये फांसी वाली, ये एक झटके का नतीजा होती है। अगर आपने तजर्बा करना है, ठीक है, तो नहीं तजर्बा करना, खाली आपको हम यहाँ पर लटका देते हैं गर्दन में रस्सी डाल के, और उसके बाद बड़े प्यार से बगैर झटका लगाए हम आपके पाँव के नीचे से क्या करते हैं, हटाते हैं, नहीं बंदा मरेगा। इसलिए नहीं मरेगा कि वो सिर्फ उसका सांस घुटेगा आधा पौना घंटा जब तक उसकी सांस, क्योंकि जो बंदा मरता है ना वो गर्दन की हड्डी टूटने से मरता है और वो झटके से टूटती है। वो जब वो तख्ता हटाते हैं ना झटके से, उस झटके में गर्दन की हड्डी टूटती है। तो बाज़ वक़्त गर्दन की हड्डी नहीं टूटती थी, बंदा बच जाता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब जब भी जजमेंट लिखनी है आपने डेथ सेंटेंस की, तो क्या लिखना है, हैंग टिल डेथ। कि अगर नहीं मरा तो दोबारा फिर फांसी लगा दो, जब तक मरता नहीं है तब तक इसको आपने क्या करना है, हैंग। तो एक्विटल में क्या करना है, सेट एट लिबर्टी, और हैंग में क्या करना है, वो भी तो सेट एट लिबर्टी है, फ्रॉम द वर्ल्ड। कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट। अब ये वाली चीज़ जो हम बार बार पढ़ाते हुए कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया रिव्यू रिवीजन अपील, और मैंने आपको कहा कि जनाब जो आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं इन क्रिमिनल कोर्ट देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ रिव्यू, ऐसे ही है ना। वो ये है
क्योंकि 369 ने कहा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन द केस ऑफ द हाई कोर्ट बाय द लेटर पेटेंट ऑफ सच हाई कोर्ट नो कोर्ट व्हेन इट हैज साइंड इट्स जजमेंट शैल अल्टर आर रिव्यू द सेम। तो हम जो कहते हैं कि कोई भी रिव्यू नहीं है, वो किस सेक्शन के तहत नहीं है, वो सेक्शन आपका 369 क्लियरली स्टेटेड है कि वहां पर नहीं है। कॉपी ऑफ द जजमेंट जो है वो आप अक्यूज को देंगे, और उसके बाद अगर जजमेंट इस जबान में है कि जिसकी अक्यूज को समझ नहीं आ रही तो उसको आप क्या कर देंगे जनाब, ट्रांसलेट कर देंगे। और कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन, वो उसको सजा की कॉपी भेजेगा कि जनाब आप इसको ये सजा दे दें। ये जनरल प्रिंसिपल है जजमेंट राइटिंग के कि कोई भी जजमेंट जब राइट डाउन की जाएगी तो उसको किस तरह राइट डाउन किया जाएगा।